वेलकम लर्नर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे H2 B.Ed एंट्रांस एग्ज़ाम 2022 में आए लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन। H2 B.Ed एंट्रांस एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक 20 क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स के। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ़ पी इफ P is struck me Q of cos R suitable it was as how eminently the proper sequence should be। चार ऑप्शन में से इन चार सेंटेंसेस में से क्या बनेगा प्रॉपर सेंटेंस? ये वाला, इट स्ट्रक मी हाउ एमिनेंटली सूटेबल इट वाज ऑफ कोर्स, जिसमें से इट स्ट्रक मी पी है, हाउ एमिनेंटली आपका एस है, सूटेबल इट वाज आर है, ऑफ कोर्स क्यू है। तो इसीलिए प्रॉपर सीक्वेंस आपका होगा पी एस आर क्यू, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आई रीड एन एडवर्टीजमेंट दैट सेड पी पोश एयर कंडीशन क्यू जेंटलमैन ऑफ टेस्ट आर अवेलेबल फॉर एस फुली फर्निश्ड रूम द प्रॉपर सीक्वेंस शुड बी। इन चार में से इन चारों में से मिलकर जो प्रॉपर एक सीक्वेंस बनेगी वो क्या बनेगी? पॉश एयर कंडीशनड फुली फर्निश्ड रूम्स आर अवेलेबल फॉर जेंटलमैन ऑफ टेस्ट। ये वाला कंडीशन, पॉश एयर कंडीशन आपका पी है, फुली फर्निश्ड रूम्स आपका एस है, आर अवेलेबल फॉर आर है, जेंटलमैन ऑफ टेस्ट क्यू है। तो इसीलिए प्रॉपर सीक्वेंस क्या बनेगी? पी एस आर क्यू। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, A and B together can complete our work in 3 days. They start together, but after 2 days, B left the work. If the work is completed after 2 more days, B alone could do the work in। ये बोल रहा है कि A और B दोनों किसी काम को करते हैं 3 डेज में। तो A प्लस B 1 डे में उस काम का 1/3 पार्ट करेंगे। तो उन्होंने 2 दिन में काम किया, तो 2 दिन में वो उस काम का 2/3 पार्ट करेंगे। अब जो रिमेनिंग वर्क है, टोटल वर्क हम 1 मानते हैं। तो अभी तक काम हुआ 2 दिनों में 2/3 पार्ट। तो एलसीएम 1 और 3 का 3, तो ये आ गया 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 माइनस 2, ये आ जाएगा आपका 1/3। तो रिमेनिंग वर्क आपका रहा 1/3। और क्वेश्चन में कहा है कि जो इफ़ द वर्क इज कम्प्लीटेड आफ्टर 2 मोर डेज, जो रिमेनिंग वर्क बचा था वो ए ने 2 दिनों में पूरा किया। ए ने 2 डेज में 1/3 वर्क किया। तो ए उस वर्क को कितने दिन में करेगा? 3 × 2 6 डेज में, क्योंकि 2 दिन में उसने 1/3 पार्ट किया, तो 4 डेज में करेगा वो 2/3, 6 डेज में करेगा वो 3/3, मतलब पूरा का पूरा वर्क। तो ए ने
ए उस अकेले उस काम को 6 दिन में करेगा। अब हमें बी का देखना है कि बी उस काम को कितने दिन में, क्योंकि पूछा बी का काम है कि वो उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। जब हमारा ए प्लस बी 1 डे में 1/3 पार्ट करते हैं तो ए 1 डे में करेगा 1/6 पार्ट। ए प्लस बी 1 डे में करते हैं 1/3, तो बी करेगा अकेला 1/3 माइनस ए जितना करता है एक दिन में 1/6। तो एलसीएम 6, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2, 6, 1/6। तो 1 डे में बी काम करेगा 1/6 पार्ट। तो 6 डेज में बी करेगा पूरा का पूरा 1 वर्क। तो इसीलिए उस काम को करने के लिए अकेले बी को कितने दिन लगेंगे? 6 दिन। तो इसीलिए बी आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। अगर आज सोमवार है तो 61वें दिन कौन सा बार होगा? तो इसीलिए हम इसे सबसे पहले हमें पता है कि 7 दिन के बाद आपका दिन रिपीट होता है। जैसे आज अगर सोमवार है तो 7 दिन के बाद फिर से सोमवार आएगा। तो इसलिए हम 61 को जब 7 से डिवाइड करेंगे हमारे पास रिमाइंडर बचता है। 61 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे 7 8 जा 56, तो रिमाइंडर बचता आपके पास 5। तो 5 आपका रिमाइंडर है। 1 आता है मंडे के लिए, वैसे 2 ट्यूसडे के लिए, तो 5 रिमाइंडर है। मंडे में 5 जोड़ेंगे, मतलब 1 में अगर 5 जोड़ेंगे तो आपका 6 आएगा। तो 6 क्या होता है? सैटरडे। तो आपका 6 सैटरडे आता है। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, शनिवार। क्योंकि अगर आज मंडे है तो आप ये भी देख सकते हैं, अगर 1 को मंडे है, दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं करने का। ऐसे अगर आप ऐसा समझ नहीं रहे तो आप इसमें 7 7 ऐड करते जाएंगे तो 8 को भी मंडे होगा, 15 को भी मंडे होगा, 22 को भी मंडे होगा, 29 को भी, फिर 36 को भी आपका होगा, फिर आपका 43 को, फिर आपका 50 को, फिर आपका 57 को। 57 को अगर क्या है मंडे, तो 58 को ट्यूसडे होगा, 58 को ट्यूसडे होगा, 59 को वेडनेसडे होगा, 60 को थर्सडे होगा, 61 को फ्राइडे होगा, 62 को सैटरडे होगा। क्योंकि आज से 61वें दिन बाद, आज 1 है तो 61वां दिन होगा। आप 62वें दिन की बात कर रहा है तो 62वें दिन क्या होगा? सैटरडे। तो इसीलिए आपका ये वाला तरीका आसान है, जो पहले वाला है कि आप 61 को 7 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर 5 आया गया। तो आपका अगर मंडे आ जाए तो मंडे के लिए 1 होता है, तो 1 + 5 6, तो 6 किसके लिए आएगा? सैटरडे के लिए, क्योंकि संडे के लिए 0 होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 3 numbers are in ratio 1, ratio 2, ratio 3 and HCF is 12. The numbers are, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ऐसा नंबर जो उन नंबर को सबसे बड़ा नंबर, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो उन नंबरों को डिवाइड कर सके जिन्हें हमें दिया है, जिनका हमें एचसीएफ निकालना है। जरा तो यहाँ पर देखेंगे हम कि क्या, पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या इनमें से कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो 12 से डिवाइड ही नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसे करते होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो
तो 12 से वो डिवाइड होने चाहिए। 11 बार से डिवाइड नहीं होता तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। 5 बार से डिवाइड, ये रॉन्ग है। 32 भी 5 12 से डिवाइड नहीं होता तो ऑप्शन बचा है ए 12, 24, 36। और अगर आप देखोगे 12, 24, 36 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो ये 1, 2, 3, तो 1:2:3, तो इसलिए ऑप्शन ए ही आपका ठीक होगा। अगला क्वेश्चन, जनवरी 1 20 जनवरी 1 2004 was a Thursday. What day of the week lies on January 1 2005? अब हमें देखना होगा कि 1 जनवरी को दिया है थर्सडे, तो ये पूछ रहा है हमें कि 1 जनवरी 2005 को क्या होगा। सबसे पहले 2004 के बारे में, क्योंकि 2004 आपका 4 से प्रॉपर डिवाइड होता है, तो इसलिए 2004 एक क्या होगा, लीप ईयर। और लीप ईयर में और डेज होते हैं आपके 2 2 ऑड डेज। ठीक है, तो अगर 1 जनवरी को थर्सडे था, थर्सडे के लिए होता है 4 नंबर, तो उसमें आप 2 ऐड करोगे तो वो आएगा 6, और 6 किसके लिए होता है, सैटरडे। तो इसीलिए 1 जनवरी 2005 को क्या होगा आपका सैटरडे, ऑप्शन नंबर डी। ये जो अगला क्वेश्चन ये ट्रिग्नोमेट्री से आया है, जो कि क्लास 10th में पढ़ाई जाती है, तो हम इसे करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लेडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री एंड द फुट ऑफ द लेडर इज 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, द लेंथ ऑफ द लेडर इज। ये वो रहा है कि एक दीवार दीवार हमें मानते हैं ए बी को, ये क्या आपकी दीवार, ये आपकी दीवार है। इस पे एक सीढ़ी लगाई है जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ। बी सी आपका ग्राउंड है, तो ये आपकी दीवार थी। ए सी आपकी लैडर है, मतलब सीढ़ी है आपकी। तो यहाँ पर जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है, सीढ़ी का यूनियन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर कितना होगा 60 डिग्री। दीवार से 4.6 मीटर सीढ़ी का पैर, सीढ़ी का पैर है वो कितना है दीवार से 4.6 मीटर दूर। तो अब हमें बताना है सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। सीढ़ी क्या कौन सी थी, ए सी आपकी सीढ़ी है, तो हमने इसका को माना कि एक्स है सीढ़ी की लंबाई, ये हमें निकालनी होगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइन कॉस टेन थीटा के बारे में। अगर आप इंग्लिश में पढ़ साइन कॉस टेन, अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा तो आप बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अगर हिंदी में आप ऐसा बोलते हैं लो आम लो कच्चे कच्चे आम, क्योंकि जो ये है ये आपका बेस है, क्योंकि यहाँ पर बनता है आपका पूरा का पूरा 90 डिग्री, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो इसे कहते हैं बेस, जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करें। इसे कहते हैं जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जिसे हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। ये परपेंडिकुलर था जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में हाइपोटेन्यूज को कहते हैं कर्ण, बेस को कहते हैं आधार, परपेंडिकुलर को कहते हैं लंब। तो इसीलिए आपका साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H, टेन होता है P/B। हमें यहाँ पर बेस दिया है और निकालना हमें हाइपोटेन्यूज है। B/H क्या होता है आपका कॉस, इसीलिए यहाँ पर कॉस कितना एंगल दिया है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री हमारा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास दिया है 4.6, हाइपोटेन्यूज हम x मान रहे हैं, तो यहाँ पर टेबल होता है
ट्रिग्नोमेट्री टेबल जिसमें वैल्यू देखते हैं हम। यहाँ पर कॉस थीटा की है, कॉस थीटा की 60 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/2। ये टेबल आप याद रख सकते हैं। तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 4.6 अपॉन एक्स। तो एक्स आ गया आपका 4.6 मल्टीप्लाई टू 9.2 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9.2 मीटर। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2.5, 0.5 एंड 0.175। इसे हम बिल्कुल सिंपल, पहले हम इन डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलेंगे सबको। 2.5 को मैं लिख सकता हूँ 25 अपॉन 10, क्योंकि 5 0 पॉइंट्स की जगह 1। और अगर मैं इसको 5 से कट करूँ, 5 5 ऊपर 5 आएगा, और 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। और 0.5 को मैं लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में 5/10, कट करूँगा 5 से तो 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 1, 5 फिर कट करूँगा तो 5 से करूँगा तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 2 आएगा। अगला 0.175 को लिख सकता हूँ मैं फ्रैक्शन में 175 अपॉन 1000। ये आपका 25 से कट जाएगा 40, और ये कट जाएगा आपका 7, तो यहाँ पर आ गया 7/40। अब हमें एलसीएम निकालना है किसका, 5/2 एलसीएम निकालना है हमें किसका, 5/2, 1/2, 7/40। जब आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा। जो आपके ऊपर न्यूमरेटर है, ये जो ऊपर होते हैं इन्हें न्यूमरेटर हिंदी में अंश कहते हैं, और जो ये बट्टे के नीचे होते हैं इन्हें डिनोमिनेटर कहते हैं, हिंदी में इन्हें हर कहते हैं। तो आपको एलसीएम निकालना है किसका, न्यूमरेटर का, और एचसीएफ निकालना है डिनोमिनेटर का। मतलब आपको एलसीएम निकालना है 5,1,7 का, अपॉन एचसीएफ निकालना है आपको 2,2,40 का। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब जो इनके टेबल में, जैसे कि 5, 1 और 7 के टेबल में कौन सबसे पहला कॉमन नंबर आता है, जैसे कि 5, 1 और 7 के टेबल में सबसे पहले आएगा 35। और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जो 2 2 40 को डिवाइड करता है। तो सबसे बड़ा नंबर हो सकता है सिर्फ 2 ही। तो ये बन गया 35/2। अगर इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 17.5। तो आपका एलसीएम आया 17.5। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1 विल बी, क्या होगा। तो आप अब इन दोनों को पूरे के पूरे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा चले जाएगा। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लास्ट 3 डिजिट, तो आप जो ये दिया है इनमें से इनके लास्ट 3 ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपका भी तो आंसर आपका सेम ही आएगा। तो हम करेंगे 3 4 5 मल्टीप्लाई 3 2 1, इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट के 3 डिजिट्स को। 5 4 3 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10 कैरी 1 96, ये 96 क्रॉस 3 15 1
4 12 13 हंगेरियन 3 3 9 ये 10। तो ये आया आपका 5 4 9 3 12 5 17। फिर आप इसे आगे भी कर सकते हैं, पर हमें लास्ट के 3 डिजिट चाहिए, तो बस यहाँ पे करोगे तो काफ़ी है। 745 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, द क्यूब रूट ऑफ 0.00216 इज। तो हम पहले से सिंपल लिखेंगे 216, यहाँ पर 0 0 0 0 0 कितनी 6 0, 1 2 3 4 5 6। क्यूब का अर्थ होता है कि उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उस नंबर का क्यूब निकालते हैं। क्यूब रूट का उल्टा होता है, जैसे कि अगर 2 का क्यूब पूछेंगे तो 2 का क्यूब होता है 8, मतलब 2 का क्यूब कितना है 8। पर अगर मैं पूछूं क्यूब रूट ऑफ 8 कितना हो जाएगा 2, मतलब जिस नंबर का हमें क्यूब रूट निकालना है, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका 3 टाइम्स वो नंबर हो। सबसे पहले हम देखेंगे 216 को किस नंबर से लिख सकते हैं हम, उसका 3 टाइम, तो 6 होता है। 6 का जब हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाता है आपका 216। वैसे ही 100 क्रॉस 100 क्रॉस 100 कितना बन जाता है आपका 1,00,000। तो अब हमें इसका क्यू रूट पूछा था, तो हम इनमें से एक ही लेंगे 6 और नीचे से 100, क्योंकि क्यूब में हम करते हैं 2 क्रॉस 2 होता है आपका 8, पर जब क्यू रूट में देखते हैं तो उनमें से सिर्फ जो जिसको नंबर को हम थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं उसे ही सिर्फ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 6/100, तो ये बन जाएगा 0.06, जो कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए था, यहाँ पर पॉइंट लगा होना चाहिए था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा अगर यहाँ पर पॉइंट लगा होता। अगला क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ depression and elevation of the top of a wall 11 meter high from top and bottom of a tree are 60 degree and 30 degree respectively. What is the height of the tree? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि एक ट्री से, एक ट्री, ये हमारा ट्री है, क्या है ट्री, ये आपका ट्री है, ए बी आपका एक ट्री है। तो ट्री के टॉप से जब हम वॉल को देखेंगे कितनी 11 मीटर वॉल को, जब हम 11 मीटर वॉल को देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जब हम ऊपर से देखते हैं नीचे के लिए, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। जब नीचे से हम ऊपर को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है ट्री के टॉप से 60 डिग्री, तो ऐसा बनेगा 60 डिग्री यहाँ के लिए। जब हम ट्री के बॉटम से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री, जब हम देख रहे हैं उस वॉल को, वॉल के टॉप को। जब ट्री के टॉप से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, जब ट्री के बॉटम से देखेंगे किसको वॉल के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कितना 30 डिग्री दिया है, यहाँ पर डिप्रेशन 60 डिग्री दिया है। अब हमें पूछा है कि हाइट ऑफ द ट्री बतानी है हमें, तो यहाँ से एक लाइन बिल्कुल सीधी डाली जा सकती है लाइन। तो अगर ये 11 मीटर है तो ये भी क्या होगा 11 मीटर। यहाँ पर आप लिख लो, चलो ए बी सी डी ई लिख लिया, तो एफ, तो बी से लेकर एफ भी कितना होगा 11 मीटर, और एफ से लेकर ए हम एच मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फिर से एक डायग्राम, वही डायग्राम है यहाँ से सीधी, तो हम इसे एफ मानते हैं। तो बी से लेकर एफ कितना होगा 11, क्योंकि सी से लेकर डी भी कितना है 11। तो ए से लेकर एफ को हम एच मान लेते हैं। तो फिर से ट्रिग्नोमेट्री हम देखेंगे कि क्या लगेगा यहाँ पर, साइन कॉस टेन। पंडित बद्री प्रसाद और
हर बोल। तो सबसे पहले हम इस वाली डायग्राम में निकालेंगे, किसमें, डी सी बी में, ट्राइंगल डी सी बी में हमें दिया है सी और डी 11 मीटर। तो हमें अभी सबसे पहले बेस निकालना होगा। तो मतलब, तो हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10। तो एंगल कितना है यहाँ पर, 30 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपका परपेंडिकुलर कितना है, 11, बेस हमें निकालना है बी सी। तो tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। इस टेबल में देख सकते हैं आप वैल्यू। तो tan 30 डिग्री होगा 1/11/BC। तो BC की वैल्यू आ गई आपकी 11√3 मीटर। अगर BC आपका 11√3 है तो आपका DFV कितना होगा, 11√3, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है, BC और FD। अब हम सॉल्व करेंगे ट्राइंगल AFD में। अगर ये 60 डिग्री का एंगल होगा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री का। तो हम ट्राइंगल AFD में अब करेंगे। AFD, हमेशा ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री आपकी राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा था और यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। तो अब हम करेंगे, इसमें भी हमें बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो H निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका 10, और यहाँ पर 10 कितना दिया है, 60। परपेंडिकुलर कितना है निकालना है, बेस कितना है, 11/√13। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। टेबल में देख सकते हैं आप, ये देखिए। और फिर हम यहाँ से H निकालेंगे। H हो जाएगा आपका √3 मल्टीप्लाई 11/√3। तो ये हो जाएगा √3 गुना √3 3 होता है। तो 11 क्रॉस 3 होगा आपका 33 मीटर। तो H कितना आया आपका, 33। तो H की वैल्यू आई आपकी 33, जबकि ट्री को पूरा का पूरा कौन सा है, AB। 11 BF था और AF कितना है, 33। तो टोटल ट्री की लेंथ कितनी हो जाएगी, ट्री की लेंथ हो जाएगी आपकी 11 + 33, वो कितना हो जाएगा, 44 मीटर। तो आपका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, तो इसे आप ऐसे देख सकते हैं कि कैसे किया हमने। अगला क्वेश्चन, इफ 0.13 डिवाइड ई स्क्वायर इक्वल टू 30। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 0.13 अपॉन ई स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू 30। 0.13 डिवाइड 13 इधर, पी स्क्वायर यहाँ पर। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 0.13 को लिख सकता हूँ मैं 13/100, और ये 13 पी स्क्वायर। 13 से 13 करोड़ आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच गया पी स्क्वायर, आपका आ गया 1/100। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 10 × 10। तो ये स्क्वायर है, पी स्क्वायर आपका ये है। तो स्क्वायर में आप दो में से एक ही लेते हो जब वो सेम होता है, क्योंकि स्क्वायर करता होता है, अगर दो का स्क्वायर बोलता हूँ मैं तो होता है वो 4। ठीक है, तो वैसे ही हमें अब स्क्वायर रूट निकालना है। तो पी का स्क्वायर रूट निकालना है हमें 1 × 1, 10 × ऐसे।
तो ये आ जाएगा ऊपर से 1, नीचे से 10, तो ये आ गया 0.1। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अगला अगला क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द ब्रिज विच आ ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड इज। ब्रिज की लेंथ बतानी है हमें। ये पूछ रहा है कि एक एक ब्रिज है, मान लो उसकी लेंथ है x, और एक ट्रेन है, मान लो यहाँ से शुरू करेगी ट्रेन, ये ट्रेन है, ये 130 मीटर की है। तो ये ट्रेन ट्रैवल कर रही है 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और ये क्रॉस करती है इस पूरे के पूरे ब्रिज को कितने में, 30 सेकेंड में। मतलब कि ये ट्रेन इस इस पूरे ब्रिज को फिर से बनाते हैं, जो कलर चेंज करने वाला था मैं, कलर चेंज, हाँ, कि ये जो ब्रिज है 30 सेकेंड में ये पूरी की पूरी जो ट्रेन है आपकी ये यहाँ पर पहुँच जाती है, पूरी क्रॉस कर देती है। ठीक है, ये एक्स है और ये 130 की खुद है, तो यहाँ से आगे 130 जाती है। तो मतलब पूरा का पूरा ट्रेन को चलना पड़ेगा, आपका डिस्टेंस कितना करना पड़ेगा, पूरा का पूरा कवर x प्लस 130। एक्स वो ब्रिज है, 130 वो खुद है, वो पूरी की पूरी बाहर निकल जानी चाहिए उस ब्रिज से, तो 130 है। आपको स्पीड दिए है 45 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आपको टाइम जो दिया है वो सेकंड्स में दिया है, तो हम इसे पूरे के पूरे सेकंड में बदलेंगे पहले। तो 40 किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो हम इसको लिखते हैं, किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और आवर में होता है सेकंड 3600। जब इन्हें हम कट कर देंगे, 2 से 2 जीरो की, तो इसे आप 2, अगर आप देखे जाए तो 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 9 4 सा 9 से 950, 2 से करेंगे 2, ये हो जाएगी आपका 25। आपको फॉर्मूला पता है कि डिस्टेंस होता है आपका स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस है आपके पास x प्लस 130, स्पीड है आपके पास आई हुई 25 अपॉन 2, और टाइम आपको 30 दिया है, तो 2 से आप 30 कट करोगे तो 15, तो आपके पास आ गया x प्लस 130, 25 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा आपका 375। देख लीजिए करके मल्टीप्लाई 125 25 573, तो x आ गया आपका 375 माइनस 130, तो ये आ गया 245 मीटर। तो ब्रिज की लेंथ कितनी आ गई आपकी, 245 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, P and Q invested in a business. The profit earned was divided in the ratio 2:3. If P invested 40,000 and the amount invested by Q is, तो हमें कि P और Q एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और जो लाभ मिलता है उसे 2:3 में विभाजित कर देते हैं। तो अगर P ने 40,000 रुपये का निवेश किया तो Q का निवेश हमें बताना होगा। प्रॉफिट का जो रेशो होगा वो इन्वेस्टेड का जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वो सेम होगा, तभी अगर इन्वेस्टमेंट का रेशो सेम होगा तो फिर भी प्रॉफिट का रेशो भी वैसा का वैसा ही सेम होगा। तो उनका जो प्रॉफिट का रेशो है 2:3, प्रॉफिट डिवाइडेड का रेशो है 2:3, तो इन्वेस्टमेंट का भी होगा। तो पी
इन्वेस्टेड अपॉन जो क्यू इन्वेस्टेड का रेशो जो वो सेम होगा 2/3। 3 ने इन्वेस्ट कितने किए 46,000, तो क्यू ने कितने किए वो हम निकालेंगे अब। तो क्यू 5 चला गया तो ये बन गया 40,000 क्रॉस 3/2, तो ये 20,000, तो क्यू आ गया 60,000। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, 3 times the first of 3 consecutive odd integer is 3 more than twice the third integer is। 3 क्रमागत विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक 3 कौन होगी, कैसी होगी, मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल पहली विषम होती है 1, उसके बाद विषम आती है विषम संख्या 3, उसके बाद 5, तो ये 2 का गैप होता है इनमें। तो फिर 5 के बाद आती है 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, ऐसे आपकी विषम संख्या के बीच कितना का गैप होता है 2 का। ठीक है, अगर मैं पहली x मानूं तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी x+2 और तीसरी हो जाएगी x+4। और हमें क्या दिया है 3 times द फर्स्ट। फर्स्ट कौन सी है, ये आपकी फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड, ये आपकी थर्ड। फर्स्ट 3 times फर्स्ट, जो 3 times फर्स्ट मतलब 3 गुना x जो होगा वो किसके बराबर होगा 3 more than द ट्वाइस द थर्ड। ट्वाइस मतलब तीसरी का 2 गुना से कितना दी गया 3 प्लस। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 3x इक्वल टू ये आइडिया आपका 2x+8 प्लस 3, 3x माइनस 2x हो गया आपका 8+3 11, तो x कितना आ गया आपका 11। तो पहली विषम संख्या आपकी 11 आ गई। अगर पहला x 11 है तो ये x+2 11+2 13 हो जाएगा, x+4 11+4 15। और पूछा क्या है द थर्ड इंटीजर, थर्ड इंटीजर 15, आपका 15 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 7 12 19 28, तो क्या होगा, यहाँ पर दिया है 4 7 12 90 28। 4 और 7 के बीच डिफरेंस है 3 का, 5 और 7 और 12 के बीच है 5 का, और 12 और 19 के बीच है 7 का, 19 और 28 के बीच है 9 का। तो मतलब दो डिफरेंस आपका 2 बढ़ रहा है। तो अगला जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 9+2 कितना होगा 11। तो मतलब 28 + 11 कितना होगा आपका 39। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्योंकि देखो 4 और 7 के बीच 3 का डिफरेंस था, 7 और 12 के बीच 5 का, 12 और 19 के बीच 7 का, 19 और 28 के बीच 9 का। तो फिर डिफरेंस आपका 2 बढ़ रहा है, तो 9 के बाद क्या होगा 11 का डिफरेंस। तो मतलब 28 के बाद क्या आएगा 39, तभी होगा आपका डिफरेंस 11। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 80 10 70 15 60 दिया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 80 के बाद 10 कम 70 है, उससे 10 कम 60 से, तो उस फिर यहाँ पर 5 बढ़ रहा है, तो इसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो 5 बढ़ेगा, तो कौन सा होगा 20, और उससे अगला क्या होना था 10 घटना था 50। तो आंसर क्या होगा आपका 20, 20 आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ठीक है, क्योंकि 80 से 10 कम 70 है, 70 से 10 कम 60 है, तो 60 से 10 कम यहाँ पर आना था 50, पर 10 से 5 ज़्यादा है आपका 15, 15 में 5 जब ऐड होते तो यहाँ पर 20 होता, तो अगला 20 होता, उसका अगला फिर 50 होता, फिर उसका अगला 5 ऐड होता तो 25, और उससे कम 40। तो ये इसका आंसर होता, तो आपका आंसर क्या है 20। अगला क्वेश्चन, FAG GAF HAI IAH,
तो हमने यहाँ लिखा है FAG, फिर GAF, फिर HAI, फिर IAH। F से G +1 होता, क्योंकि आपके बाद G आता, G के बाद H आता, H के बाद I आता, तो I के बाद J आता, तो आपका पहला क्या होगा, J। इसके बाद क्या आना था, I के बाद J। A सब में कॉमन है, तो यहाँ पर A होना था। फिर ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग है, G के बाद F, जो G से A कम होता है, F तो -1। F से I 3 ज़्यादा होता है, I F से, तो 3। फिर I से H होता है A कम, तो इसलिए ये हमें सीक्वेंस पूरी पहले -1 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर -1 हुआ, तो अगला क्या होना था, +3। तो जब H में +3 करेंगे आप, तो आपका K आता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आना था, K। तो JAK आपका क्या होना, राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर A आपका राइट होता है इस लॉजिक से। अगला क्वेश्चन, पहली टर्म आपकी 3 है, फिर 10 है, फिर 101 है, तो अब पूछ रहा है कि उसके आगे क्या आएगा। अगर आप इसमें रिश्ता देखोगे, अगर मैं 3 क्रॉस 3 + 1 करूँ, तो आपका आ गया 9 + 1 10, ठीक है। 3 से हम पहुँच गए 10 पे। सेम टू सेम 10 में अगर मैं 10 क्रॉस करूँ, उसी नंबर को मल्टीप्लाई करूँ, +1 करूँ, तो ये बन गया 100, 100 + 101, तो मैं पहुँच गया हूँ 10 से अब 101। सेम लॉजिक लगेगा अब यहाँ से आगे भी। 101 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा 101 + 1, 101 × 101 होता है 10201 + 1, तो आया ये ऐड करके 10202। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। 101 × 101 आप कर सकते हैं, तो ये ऐसा होगा कुछ 101। वो ये देखिए 10201, जो कि यहाँ पर लिखा है मैंने, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, QAR RAS SAT TAU। QAR, Q के बाद देखो QRST, ये एक एक बढ़ रहे हैं, QRST, तो उस T के बाद क्या होता है, U, तो U आएगा। A सब में कॉमन है, A, तो A आएगा। तो ये देखो R के बाद क्या आता है, STU, तो अगला क्या आना था, V, तो UAV आपका राइट आंसर होता, तो ऑप्शन नंबर A आपका सही होता। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।